फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमएस पैकेज पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 3 चीजें पढ़ ली थी, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आज हम देखेंगे एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या चीज होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको विस्तार से समझाती हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। एमएस एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हम डेटाबेस को बना व मैनेज कर सकते हैं। इसके जरिए हम रिपोर्ट आदि बना सकते हैं। देखिए, एमएस एक्सेस क्या होता है, पहले तो ये समझिए, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, अब इसमें डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। डेटा अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनका नाम, रोल नंबर, आईडी, मार्क्स इत्यादि चीजें होंगी। ठीक है, तो उन सबको अरेंज करना ये कहलाता है डेटाबेस। ठीक है, उन सबको अरेंज करना ये कहलाता है डेटाबेस, और उनको मैनेज करना, किस तरह से उसका यूज करना है, वो कहलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। और वो सिस्टम जो उसको ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर निकाला गया वो कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये मेनली काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में। तो आई थिंक आपको एमएस एक्सेस के विषय में जो इंट्रो था वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आगे का देखते हैं। एमएस एक्सेस के अवयव देख लेते हैं क्या क्या है। सारणी यानी कि टेबल, टेबल में कॉलमों और पंक्तियों के प्रतिच्छेद से सेल बनता है। देखिए, टेबल में कॉलम और पंक्ति, ठीक है, इनके जो कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या बनता है, सेल बनता है। टेबल बहुत सारी सेलों का संगठन होता है। इसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं इसका प्रयोग, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें प्रत्येक रिकॉर्ड एक पंक्ति होती है और प्रत्येक फील्ड एक कॉलम होता है। तो टेबल क्या होती है, देखिए, टेबल में कॉलम और पंक्तियों के प्रतिच्छेद से सेल बनता है, दोनों कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। नॉर्मल, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, टेबल के बारे में, है ना। टेबल बहुत सारी सेलों का संगठन होता है, बस इतना याद रखिए। तो टेबल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। अब हम देखते हैं क्वेरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। क्वेरीज क्या होती है, किसी सारणी या डेटाबेस से कुछ शर्तों को पूरा करने वाला डेटा निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड प्राप्त होती है उसे डायना सेट कहा जाता है। क्वेरी क्या होती है, मान लीजिए डेटाबेस में कोई डेटा मुझे बाहर दिखाना है, बाहर चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही बाहर नहीं आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा जिससे वो बाहर आए। ठीक है, तो वो जो प्रोग्रामिंग जिसके जरिए वो डेटा बाहर निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं क्वेरीज। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए मुझे डेटाबेस से कोई डेटा मुझे बाहर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही तो बाहर नहीं आ जाएगा, उसके लिए कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो जो प्रोग्रामिंग होती है जिसके जरिए डेटा बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं क्वेरी। ठीक है, ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आप याद कर लेना इसे। ठीक है, और किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड मिलता है, किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड मिलता है उसे कहते हैं डायना सेट। कुछ वर्ड है जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना, जैसे कि क्वेरी, डायना सेट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। एमएस एक्सेस में मुख्यतः 5 प्रकार की क्वेरीज होती हैं। अब उन क्वेरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट क्वेरी, ये क्या होती है, किसी दिए हुए शर्त के अनुसार डेटा ढूंढने या चुनने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का प्रयोग करते हैं। देखिए कि मान लो मैंने कहा कि मुझे एक व्यक्ति है राम, ठीक है, एक स्टूडेंट है राम, का रोल नंबर चाहिए। जब आपने ये आदेश दिया तो ये आपने क्या दी, क्वेरी दी, मुझे राम का रोल नंबर चाहिए, मतलब मैंने क्वेरी दी। ठीक है, और वहां से जो रोल नंबर आएगा वो बॉक्स होता है। देखिए, इसमें पहले से ही पैरामीटर दिए जाते हैं। पैरामीटर क्वेरी में क्या होता है, पहले से ही पैरामीटर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है राम, वो पढ़ता है। ठीक है, तो उसका हमको पूरा का पूरा रिकॉर्ड दो, तो वो कुछ पैरामीटर आपने दे दिए हैं, तो पूरी जो इन्फो है वो दे दी जाएगी। आपने एक नाम सजेस्ट कर दिया कि मुझे राम का पूरा रिकॉर्ड दो, नाम बता दिया, तो अब उससे रिलेटेड जो भी इन्फो दी जाएगी उसको हम बोलते हैं पैरामीटर क्वेरी कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरामीटर क्वेरी। ठीक है, इसके बाद है क्रॉस टैब, ये क्या होता है, इस क्वेरी का प्रयोग सूचनाओं का सारांश कॉलमों तथा पंक्तियों में प्राप्त करने के लिए होता है।
ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, बहुत सारी सूचनाएं होंगी, ठीक है। क्रॉस टैब को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी सूचनाएं होंगी। मान लो पूरे कॉलेज की आपको सूचनाएं निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सारांश वाला दे दो। पूरे कॉलेज की आपको सूचनाएं निकालनी है तो आप क्या बोलोगे कि सारांश वाला दे दो। तो उसके लिए क्रॉस टैब का यूज किया जाता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम में। कैसे पूछेगा कि वो क्वेरी जिसका यूज सारांश निकालने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो आप बताओगे क्रॉस टैब, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। आगे देखते हैं एक्शन क्वेरी। इसके द्वारा आप दी हुई शर्त के अधीन कार्य करते हैं, जैसे कुछ शर्त के पूरा होने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना आदि। देखिए ये क्या करवाती है, एक्शन, कुछ काम करवाती है। एक्शन करवाती मतलब कुछ काम करवाती है। अभी तक हम इन्फो या मांग रहे थे, है ना। अब तक जो हम इन्फो ले रहे थे वो मांग रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये काम करवाती है, एक्शन करवाती है, ठीक है। तो इसके द्वारा आप दी हुई शर्त के अधीन कार्य करते हैं, जैसे कुछ शर्त के पूरा होने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना। ये एक्शन करवाती है, काम करवाती है, ठीक है। इतना याद रखिए बस। इसके बाद है SQL क्वेरी। यह एक प्रकार के एडवांस क्वेरी होते हैं जो SQL स्टेटमेंट के प्रयोग से तैयार की जाती है। इसे ध्यान से समझिएगा। ये क्वेरी SQL क्या है, ये क्वेरी की लैंग्वेज होती है, ठीक है। SQL क्या होती है, ये क्वेरी की लैंग्वेज होती है। ये आपको याद रखना है, SQL क्वेरी की लैंग्वेज होती है। इसके थ्रू जब क्वेरी बनाई जाती है उसको SQL क्वेरी कहते हैं। SQL क्या है, ये क्वेरी की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के थ्रू अगर कोई क्वेरी बनाई जाती है तो उसे SQL क्वेरी कहेंगे, ठीक है। डेटाबेस में SQL लैंग्वेज बहुत यूज होती है, याद रखिएगा। अगला है, अब आगे है रिपोर्ट। MS एक्सेस में हम जो अवयव पढ़ रहे थे उसमें पहला हमने पढ़ा सारणी, दूसरा पढ़ा क्वेरी। क्वेरी के पार्ट भी देख लिए हमने कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का रिपोर्ट, ठीक है। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायना सेट होता है जिसे कागज पर छापा जा सकता है, जो आपको कागज पर प्रिंट आउट मिलता है, ठीक है। आप किसी डायना सेट की सूचना को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न योगों या अनुयोगों के साथ भी छाप सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत अच्छे समझिएगा इसे। मान लीजिए आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा। वो ऑफर लेटर एक रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। आपके पास एक हार्ड कॉपी है, सबूत है आपके पास, ठीक है, कि आपको ऑफरिंग लेटर मिला है। ऑफर लेटर के लिए उन लोगों ने क्या किया होगा, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, है ना। किसी को इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ना कि इस नाम का बंदा सिलेक्ट हो गया है, इसका ऑफर लेटर निकालो। इसको हम बोलते हैं रिपोर्ट दे दो, ठीक है। MS एक्सेस की लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, रिपोर्ट दे दो, तो वो रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म से मतलब यहाँ वो फॉर्म नहीं जो एप्लीकेशन हम भरते हैं, फॉर्म वो नहीं है, ठीक है। फॉर्म स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी लागत से आज किसी सारणी से भरे गए डेटा को देख सकते हैं या नया डेटा जोड़ सकते हैं। देखिए अब इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि फॉर्म का आपका काम क्या होता है इसमें, फॉर्म का। तो आप क्या करोगे, जो टेबल जो सारणी है उसमें डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्म का आपका क्या यूज है, बताइए। तो जो टेबल या जो सारणी है उसमें डेटा को देख सकते हैं हम, ठीक है। और उसमें चाहे तो उसमें नया कोई डेटा ऐड भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म का काम होता है, ठीक है। उसमें डेटा देख सकते हैं और डेटा में कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। टेबल से कोई डेटा देख सकते हैं टेबल में, और उस डेटा में हम चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई नया डेटा ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्म वो वाला फॉर्म नहीं है जो अपन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला फॉर्म, डेटाबेस वाला फॉर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब MS एक्सेस को शुरू कैसे करते हैं ये पढ़ लेते हैं। ये तो सभी को पता होगा, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम शुरू करते हैं वैसे ये भी है। डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS एक्सेस के शॉर्टकट पर 2 बार क्लिक करने से वो खुल जाता है। स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद फिर MS ऑफिस चुनो, उसके बाद फिर MS एक्सेस चुनो। ये सब वही है, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। MS एक्सेस में डेटाबेस टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट इसे समझिएगा, ठीक है। देखिए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही डिफाइन किए होते हैं, है ना। टेम्पलेट मतलब जो पहले से ही कुछ डिफाइन किए कुछ चीज़ें होती हैं। कभी कभार हम काम करते हैं तो बार बार एक ही चीज़ को काम करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि टेम्पलेट बना के रख लो और बार बार उसी का यूज़ करो, ठीक है, तो काम इजी हो जाता है। तो MS एक्सेस निम्नलिखित प्रकार के डेटाबेस टेम्पलेट का संगठन होता है जो निम्न है। कौन कौन से? एसेट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका प्रयोग एक एसेट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एसेट्स की डिटेल, उनके ऑनर आदि के बारे में सूचना की जाती है।
तथा उन सूचनाओं की देखरेख की जाती है। इसे समझिएगा एसेट्स। देखिए, एसेट्स का मतलब जो अपने पास सामग्री रखी है, ठीक है। एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो अपने पास सामग्री रखी है। जनरली सामग्री वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो पहले से टेम्पलेट बना लो और बस नाम एंटर करते जाओ और वो रेडी होता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे डाटा होते हैं, इवेंट वाले बहुत सारे यूज़ होते हैं, फैकल्टी वाला, मार्केटिंग वाला, तो इनको पहले से ही टेम्पलेट बना दिया जाता है। तो बार बार इनको बनाने की आवश्यकता नहीं हो पाती, जैसे टेम्पलेट के आधार पर उनका यूज़ हो जाता है, ठीक। तो ये होता है एसेट्स। एसेट्स मतलब होता है सामग्री, ठीक है, जो अपने पास सामग्री रखी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कॉन्टैक्ट। इसका प्रयोग एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तथा उसे मैनेज किया जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसे आप अपने मोबाइल से समझिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना आपके पास, सेम वही है। देखिए, अब कॉन्टैक्ट आप समझते होंगे, सीधी सी बात है। मान लो आप सभी का कॉन्टैक्ट नंबर अगर मेरे पास है तो मैं कॉन्टैक्ट डेटाबेस का यूज़ करूँगी, है ना। मोबाइल में भी ये कॉन्टैक्ट डेटा पूरी तरह से यूज़ होता है। मोबाइल से आप अच्छे समझ सकते हो, आपके मोबाइल में ये ऐप होता है ना, कौन सा, कॉन्टैक्ट का। उसमें जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके नाम आपने ऐड कर रहे हैं, उनके लिस्ट रहती है, ठीक है। उसे आप मैनेज करते हो, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? इसका प्रयोग एक इवेंट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होने वाले इवेंट को स्टोर किया जाता है। इवेंट से इवेंट को स्टोर करने वाली डाटा इस्तेमाल होते हैं तथा उसे ट्रैक किया जाता है। नाम से ही क्लियर होता है। कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट का, है ना। इवेंट से इसमें भी टेम्पलेट बनाए जाते हैं। कितने सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये यूज़ होते हैं, टेम्पलेट बना दिए जाते हैं। तो बार बार एक काम करना ज़रूरी नहीं होता, टेम्पलेट के ज़रिए वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। आगे है फैकल्टी। इसका प्रयोग एक फैकल्टी डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इवेंट का प्रयोग इवेंट डेटाबेस, फैकल्टी का प्रयोग फैकल्टी डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक फैकल्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जैसे कि फैकल्टी का नाम, उसके कॉन्टैक्ट, उसके एजुकेशन आदि को स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। फिर जिसका इन्फॉर्मेशन मांगे वो दे दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टी हो गए, तो उन सभी की का टेक्स्ट जो होता है वो बना लिया जाता है, तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। काम वही है। आगे देखते हैं क्या है मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इसका प्रयोग मार्केटिंग प्रोजेक्ट डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं, देखिए जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है, ठीक है। मार्केट प्रोजेक्ट का मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा, है ना। जैसे कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब समाप्त करना है, उसकी डिलीवरी कब तक करनी है, ये सब चीज़ें स्टोर की जाती हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका प्रयोग एक स्टूडेंट डाटा बेस बनाने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट का डाटा बेस, ये मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम, फादर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर इत्यादि सभी चीज़ें उसमें स्टोर की जाती हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं MS एक्सेस के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तत्व देख लेते हैं। फील्ड नेम, यह एक लेबल होता है जो किसी विशेष फील्ड के बारे में बताता है कि इस फील्ड में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर कर सकते हैं। किसी टेबल में फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए। इसे फील्ड आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिया है राम, ठीक है। राम एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है। अब उसकी क्या है, अपनी और भी एट्रीब्यूट्स होंगे, और भी कई चीज़ होगा वो, ठीक है। जैसे कि उसके बारे में कुछ चीज़ें होंगी कि राम ने यहाँ तक पढ़ाई की, इसने ये किया, यहाँ का स्टूडेंट है, ये करता है, यह अलग अलग कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। तो फील्ड नेम क्या होगा, राम, ठीक है। जब आप राम को सर्च करोगे तो उसकी पूरी इन्फो निकल आएगी। ये कहलाता है फील्ड नेम, ठीक है। ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। फील्ड नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि राम 2 नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर 2 होंगे तो उसके लिए अलग अलग की यूज़ होगी। जैसे कभी कभी 2 नाम एक जैसे दिखते हैं तो हम एक नाम के आगे कुछ एक्स्ट्रा नाम ऐड कर देते हैं जिससे हमें पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो ये वही कह रहा है। इसे फील्ड आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ये आपको नाम याद रखना है बस, ठीक है। MS के एलिमेंट में पहला क्या है, फील्ड नेम। सेकंड क्या है, फील्ड टाइप यानी कि डेटा टाइप। ये बताता है कि फील्ड में किस प्रकार का डाटा स्टोर किया जा सकता है। डाटा केवल टेक्स्ट भी हो सकता है और केवल नंबर भी हो सकता है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी डाटा बन सकता है। फील्ड टाइप, अब उसमें डाटा किस टाइप का फीड करना है।
ठीक है। जैसे कि लोगों का नाम लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कि लोगों का नाम लिखा जाएगा, उनकी उपलब्धियां लिखी जाएंगी, उसने क्या किया है ना, वो एक कॉलम में लिखा होगा। तो सबके लिए अलग अलग कॉलम डिफाइन किया जाएगा, जिसे फील्ड टाइप डिफाइन कहते हैं। ठीक है, कॉलम में फील्ड टाइप डिफाइन होते हैं, जो अलग अलग कॉलम में इनका फील्ड टाइप होता है, तो डाटा उसमें फील्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे है तीसरा है फील्ड लेंथ। फील्ड लेंथ का तात्पर्य है कि किसी फील्ड में अधिक से अधिक कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं। देखिए, आप एक फील्ड में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं फील्ड लेंथ। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है, कैरेक्टर के लिए 8 बिट स्टोर किया जाता है, यानी कि 1 बाइट। एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट स्टोर किया जाता है, यानी कि 1 बाइट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे है प्राइमरी की। यह विशेष प्रकार की की होती है जिसका प्रयोग किसी रिकॉर्ड को यूनिक रूप से पहचानने के लिए करते हैं। यदि किसी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया गया है तो उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो हमने फील्ड की बात की वही प्राइमरी की है। तो किसी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से मतलब कैसे पहचानोगे, जैसे कि जब भी मैंने बताया था एक नाम राम है ना, अब वो और भी इसी नाम के होंगे, है ना, बहुत सारे नाम के होंगे, तो क्या करेंगे, राम के नाम के आगे कुछ ऐसा जोड़ देंगे जिससे हमें स्पेशली पहचान सके, कुछ वो ये है करके। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा की लगाकर उसमें ये कर देते हैं, तो कुछ और कीवर्ड लगा दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, दो एक जैसे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, अलग अलग डिफाइन होंगे, वो कहलाएगा प्राइमरी की। एक्स्ट्रा की लगा दी जाती है जो। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे है वैलिडेशन रूल्स। यह एक प्रकार की वैलिडिटी चेकिंग है। इसमें डेटा को फील्ड में भरने से पहले उसकी वैलिडिटी की जांच की जाती है। यदि डाटा की वैलिडिटी सही है तो डाटा फील्ड में भर जाता है, अन्यथा त्रुटि संदेश प्रिंट करता है। इसे आप अगर बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो एक एग्जांपल समझते हैं, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन सभी ने किया होगा, जानते होंगे, देखा होगा आपने। उसमें कैप्चा भरते हैं या कोई भी चीज इसमें कैप्चा की जरूरत पड़ती है ना, फिर आप क्या करोगे, इसे वैलिडेट करोगे। कैप्चा भरने के बाद वैलिडेट करते हैं। अगर आपने गलत कैप्चा भरा है तो वो सामने से बोल देता है कि एरर शो कर देता है, गलत कैप्चा भरे, दूसरा दे देता है, भरो इसे ठीक से करके, है ना। तो इसमें वही होता है, वैलिडेशन रूल यही है। ठीक है, गलत कैप्चा भरोगे तो बार बार वो देगा कि ये सही है, इसको ऐसा भरो करके। जब तक आप सही नहीं भरोगे वो त्रुटि दिखाता रहेगा। ठीक है, सही होने के बाद ही वो आगे बढ़ता है, तो वैलिडेशन रूल ये कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं MS एक्सेस व्यू। ठीक है, इसे बहुत अच्छे समझिएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। डेटा शीट व्यू, इसका प्रयोग डेटा शीट में डाटा को दिखाने के लिए किया जाता है। डेटा शीट मतलब शीट में डाटा को दिखाने के लिए। ठीक है, यह डेटाबेस में डाटा को इंटर करने तथा उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है, मतलब उसमें एडिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, किंतु इस व्यू में डेटाबेस को बदला नहीं जा सकता। इस व्यू में कॉलम का नाम भी सेट कर सकते हैं और नए कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को दिखाने के लिए करते हैं। आप इसमें डेटा को इंटर कर सकते हो और साथ में एडिट भी कर सकते हो। यह आपको इंटर और एडिट करने की अनुमति देता है, साथ ही साथ नए कॉलम जोड़ने की भी सुविधा मौजूद है इसमें। ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो ये है डेटा शीट व्यू, बस इतना याद रखिए। अगला है डिजाइन व्यू। इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिजाइन करने के नाम से क्लियर है। डिजाइन व्यू, इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिजाइन करने तथा डिजाइन की गई टेबल में परिवर्तन करने के लिए होता है। टेबल डिजाइन करने का तात्पर्य यह है कि टेबल में फील्ड का नाम तथा उसका डाटा टाइप सेट करना। इसके द्वारा हम टेबल में अनेक प्रकार की कीज जैसे कि प्राइमरी कीज, कैंडिडेट की आदि सेट करते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डिजाइन व्यू। ठीक है, टेबल को डिजाइन, सिर्फ इतना समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इस व्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टेबल को डिजाइन करने के लिए, और जो डिजाइन की गई है उसमें आप चाहो तो परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, टेबल डिजाइन का तात्पर्य क्या है, टेबल में फील्ड का नाम, जो भी आप डेटा टाइप भर रहे हैं वो अच्छे से सेट करना। उसके द्वारा टेबल में अनेक प्रकार की का प्रयोग कर सकते हैं। प्राइमरी की, अभी जैसे मैंने बताया प्राइमरी की क्या होती है ना, ये की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा डिजाइन व्यू, नॉर्मल डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं फिल्टरिंग डेटा। नाम से क्लियर है, यह किसी विशेष फिल्टर क्राइटेरिया के आधार पर किसी टेबल से सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को दिखाता है जो दी हुई क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं।
क्या मतलब इसका? मान लो इस कॉलेज में, एक कॉलेज उसमें 1000 स्टूडेंट है, हमको उन स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए जो 80% से ज़्यादा हैं जिसके मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया फिल्टर करना, छांटना मतलब, है ना। तो यही है, आपने क्राइटेरिया क्या दे दिया, 80% वाला आपको चाहिए, तो ये फिल्टर होके आपके सामने नाम दिखा देगा, ठीक है। फिल्टरिंग मतलब नाम छांट के दिखाना। अगला है रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन, मनुष्य का मनुष्य से रिलेशनशिप होता है, वैसे ही इसका होता है। यह 2 या 2 से अधिक टेबल के बीच में अंतर संबंधों को बताता है, 2 टेबल के बीच में संबंध स्थापित करता है। रिलेशनशिप को 3 भागों में बांटा गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें याद रखनी है रिलेशनशिप के चैप्टर से, ये वाला। रिलेशनशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 to 1, 1 to many और many to many। बस इसी से क्वेश्चन अब बनेंगे आपके, ठीक है। 1 to 1, 1 to many और many to many, बस। आगे है एट्रीब्यूट। किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसके प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से पहचानते हैं। अब ये क्या होता है, जब भी मैंने आपको राम का उदाहरण देकर बताया था, एक नाम है राम, उसकी भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये कौन सी कॉलेज में पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, कहाँ रहता है, इसका काम क्या है, कहाँ जॉब करता है, तो ये हो गया उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके रिकॉर्ड को व्यवस्थित करता ही है, मतलब ये एट्रीब्यूट्स में आएगा। किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। रिकॉर्ड है राम, उसकी प्रॉपर्टीज है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, ये, ठीक है, जिसके प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब आगे देखते हैं क्या है। एमएस एक्सेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करना बाकी डेटाबेस के मुकाबले काफी आसान है। एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एमएस एक्सेस में हमें डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस पैकेज के साथ ही इंक्लूड होता है। जाहिर सी बात है, हम एमएस ऑफिस के पैकेज पढ़ रहे हैं ना, एमएस पैकेज पढ़ रहे हैं, पैकेज के अंतर्गत ही तो हम ये सब 5 चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज तो होगा, तो अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या क्या है। एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करने के लिए आपको पूरा एमएस ऑफिस पैकेज खरीदना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, अलग से नहीं मिलता। एमएस एक्सेस में डेटा एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टोर कर सकते हैं, इसमें सारा डाटा एक ही जगह स्टोर होता है। एमएस एक्सेस को सिर्फ छोटे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े कामों के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएस एक्सेस का, जो हम एमएस पैकेज पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज हमने पढ़ा एमएस एक्सेस। ये जितना पढ़ा है उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे, जब हम एमसीक्यू करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं लास्ट पैकेज में, यानी कि आउटलुक में, ठीक है। इसके बाद हमारा आउटलुक आएगा, उसके बाद हम करेंगे ढेर सारे एमसीक्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।